अच्छा, अब मैं आप लोगों को सिनेरियो बताती हूँ। वैसे ऊपर लिखा ही है आंसर कि आपके पास एक पेशेंट आई है, ठीक है। वो है एक सेकंड, ये बोर्ड उल्टा है, सॉरी। अच्छा, सो आपके पास प्रेजेंट किए ग्रेविटर 2 पैरा 1 प्रीवियस 1 स्कार, ठीक है। और प्रीवियस 1 स्कार ऑलमोस्ट 13 months बैक, ठीक है। एंड शी इज नॉन बुक्ड, ठीक है, मतलब उसके पहले से कोई विजिट्स नहीं है। And currently, she has presented with a trial of labor, ठीक है, at a local setup। सही। ट्रायल ऑफ लेबर उसने लिया बट वो ना एसएच फेल हो गया, ठीक है। अब वो आपके पास प्रेजेंट किया। अच्छा, जब वो प्रेजेंट किया है तो शी वाज हैविंग कॉन्ट्रैक्शंस बट सडनली हर यूट्रस हैज बिकम रिलैक्स्ड, ठीक है। अब इसमें व्हाई इज दिस अ रेड अलर्ट? कैन समवन टेल मी? ये तो अच्छी बात है ना, उसको पेन्स आ रही थी तो एकदम से रुक गई, तो ये परेशानी की बात क्यों है? अच्छा, सो व्हाट इज द रीजन ऑफ हर स्कार रप्चर इन दिस केस? देखिए, एक चीज होती है, आपको ये अब्रिविएशन पता होनी चाहिए क्योंकि अब आप स्पेशलिटी बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं। दैट इज SIPI, ठीक है। SIPI इज शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, ठीक है। दिस इज शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल। जो गाइडलाइंस हैं या जो आपकी स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वो कहती हैं कि जो इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल है वो कम से कम 18 months का होना चाहिए, ठीक है, अगर प्रीवियस कार है तो। अगर 18 months से मतलब ज्यादा होना चाहिए। अगर 18 months से ज्यादा है और वो पेशेंट लेबर में जाती है तो फिर हम उसकी वी बैक करा सकते हैं। वी बैक क्या होता है? VBAC, विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। और इस वी बैक को हम टोलैक भी कहते हैं, दैट इज ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन। ये बात समझ आ गई कि अगर किसी का प्रीवियस स्कार है लेकिन उसके पिछले जो प्रेगनेंसी थी और इस प्रेगनेंसी के इंटरवल में 18 months गुजर चुके हैं, like that scar is 18 months old, more than 18 months, not 18 months, more than 18 months old, then in that case you can go for a, what can you go for in this case? सेक्शन करेंगे। फिर आप टोलैक या वीबैक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी चांसेस हैं कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आए कि, क्योंकि जहां पर स्कार आ गया वो एरिया भी इतना कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं रहा, वो रिलेटिवली फिब्रोज्ड हो गया है, तो दैट माइट रप्चर, ठीक है। पहली बात, ये इंटर प्रेगनेंसी शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट हमारा ये था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास मोर देन 18 months गुजर गए हैं, मतलब कि ये इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल शॉर्ट नहीं है, ये क्राइटेरिया हमारा निकल गया, ठीक है। और जो ग्रेटर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल का क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया, फिर भी आप डिलीवरी करा रहे हैं तो उसमें आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये, दैट सिंटो शुड बी कंट्रोल्ड, या वैसे तो ये कहा जाता है कि सिंटो का ट्रायल आप ना दें बिकॉज इट्स डेंजरस, आप उसको एस एच ऑगमेंट ना करें। दूसरी बात, उसकी इंडक्शन भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब आप टैबलेट लगवा के जब हम आगे देखेंगे उसको इंड्यूस ना कराएं। व्हाट इज इंडक्शन? दैट इज यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल चेंजेस विदाउट नेचुरल ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। तीसरी चीज, यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट कंटिन्यूसली फॉर रप्चर। अच्छा, जो यूट्रीन रप्चर होता है उसकी मॉनिटरिंग में हम क्या क्या चीजें देखते हैं बच्चों? कोई भी अगर आपके पास इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन वो रप्चर करता है और तो उससे क्या होता है कि इंट्रापेरिटोनियल ब्लड लॉस होता है, ठीक है। पेशेंट ग्रेजुअली शॉक में चली जाती है, सही। सो वाइटल्स आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब इनिशियली,
बट वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, वो ग्रेजुअली एकदम से पेशेंट कोलैप्स करती है. सो यू आर गोइंग टू चेक हर ब्लड प्रेशर, हर पल्स. You are going to assess her for scar tenderness, that is ST. And you're going to look at her palpable uterine contractions, कि कहीं जो contractions हैं वो excessive तो नहीं हो रही, हाइपर स्टिमुलेट तो नहीं हो रहा यूट्रस. ये बातें आपको समझ आई हैं कि पहली चीज कि आपने प्रीवियस वन स्कार की नॉर्मल डिलीवरी का सोचना ही नहीं है अगर इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल शॉर्ट है. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर कोई पेशेंट है, उसके पिछली और इस पिछली बर्थ में जो सिजेरियन था और आज की जब वो आई है आपके पास, उसमें 18 मंथ से कम का गैप है, तो इस केस में आप टोलैक नहीं करेंगे. टोलैक क्या है बच्चों? ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन आप नहीं करेंगे. और अगर वो लेबर में जा भी रही है, मैं व्हाट्सएप बंद कर दूं, अगर वो लेबर में जा भी रही है तो आप क्या करेंगे? आप उसका सिजेरियन कर देंगे. बिकॉज कभी भी स्कार रप्चर हो सकता है, बिकॉज 18 मंथ से कम में तो है ही है कि स्कार रप्चर का रिस्क है. आप फिर आप जब आपको पता है एक चीज होनी है तो फिर आप क्यों नॉन टोलैक दें इधर? तो ऐसे केस में आपने टोलैक को कभी भी चूज नहीं करना. ठीक है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल अगर आपको दिया हुआ है तो आपने ये वैल्यू जरूर याद रखनी है 18 मंथ्स की. ठीक है. उसके बाद सेकंड चीज, अगर मोर देन 18 मंथ्स है भी, फिर मैंने कौन सी चीजें बताई कि इनका ख्याल रखना है कि चलें सेफ है, आप उसको नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं. लेकिन फिर आपने क्या किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा, जल्दी बताएं. मैंने क्या कहा था? आपने उसको मॉनिटर करना है. कंट्रोल्ड आपने, मतलब इसको हम कहेंगे कि ऑगमेंटेशन. एग्जैक्टली, कंट्रोल्ड ऑगमेंटेशन. ऑगमेंटेशन के क्या तरीके हैं, कोई मुझे बताएगा? अभी हम ऑगमेंटेशन डिटेल में करेंगे. ऑगमेंटेशन के क्या तरीके होते हैं बच्चों? ऑगमेंटेशन होता है कि, हाँ ठीक है, व्हाट इज ऑगमेंटेशन? व्हेन यू बेसिकली ट्राई टू एनहांस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर. ठीक है, आप उसके साथ नेचुरली लेबर चल रहा होता है, आप उसके साथ इंटरवेंशन करते हो ताकि वो अच्छा प्रोग्रेस करे, ताकि कहीं वो फेलियर में ना चले जाए, वो थोड़ा स्पीड अप हो. ठीक है. वो जो 2 सेंटीमीटर ओवर 4 आवर्स वाला क्राइटेरिया है. अच्छा. बच्चों, ऑगमेंटेशन में सिर्फ आर्टिफिशियल यूज ऑफ ड्रग नहीं आता, इसमें मेम्ब्रेन का जो हम रप्चर करते हैं ना, ऑक्सीटोसिन भी आता है, साथ में एआरएम भी आता है. एआरएम इज द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ऑगमेंटेशन. तो इसलिए ऑगमेंटेशन में सिर्फ ड्रग्स नहीं आती, सिंटो के साथ साथ एआरएम भी ऑगमेंटेशन का तरीका है. तो आपने ऑगमेंटेशन बहुत ध्यान से करनी है, अगर करनी है तो ठीक है. ये रिकमेंडेड नहीं है. इंडक्शन इसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इंडक्शन से कभी कभी अगर आप यूज कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से, उससे कभी कभी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है. तो अगर एक यूट्रस से जो स्कार नहीं है वो तो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिस यूट्रस पे स्कार है वो हाइपर कॉन्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास इतना कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू नहीं है, वो वहां से रप्चर कर जाएगा जहां पे फिब्रोसिस हुआ हुआ है. बात समझ आइए? ये मैं आपको बताती हूँ अभी. हाँ हाँ, ये भी हम ये सिनेरियोस देखते हैं. उसके बाद तीसरी चीज आपने उसे मॉनिटर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मॉनिटरिंग. ठीक है, मॉनिटरिंग. अच्छा. अच्छा, अब डॉक्टर अक्सर पूछ रही हैं कि अगर सर्वाइकल डायलिटेशन, देखिए लेबर में दो चीजें थी हमारे पास, एक थी यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस और दूसरी चीज थी सर्वाइकल डायलिटेशन. अगर सर्वाइकल डायलिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, एक्टिव फेज हमारे पास रीच हो जाए और 18 मंथ्स का है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे या हम सिजेरियन करेंगे? ये बच्चों अब डिपेंड करता है, यही बात है. अब ये एक पेशेंट है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दो सिनेरियोस हैं. एक है आपकी एक पेशेंट है बुक्ड. ठीक है, जो बुक पेशेंट है उसका एमसीक्यू में आपने डिसाइड करना है. तो क्या आप बुक पेशेंट को, बिल्कुल स्टेबल है, आप आपको कहा है कि डिसीजन लें, क्या आप उसकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, मतलब टोलैक देंगे? नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे. अब दूसरे कि आपके पास इमरजेंसी में प्रेजेंट की और सर्वाइकल चेंजेस आ गई हैं. ठीक है, और अगर सर्वाइकल चेंजेस आ गई हैं और वो इतना है कि वो फुली हो गया, लेट्स से, ठीक है, और वो फुली डायलेटेड हो गया, तो इस केस में, और अगर हेड नीचे आ रहा है, तो फिर आप फुली के सेक्शन पे प्रेफर करेंगे नॉर्मल डिलीवरी को, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि वो अनस्टेबल हो रहा है, तो आपको सिजेरियन करेंगे. और अगर वो फुली डायलेटेड नहीं है और अभी टाइम है, तो फिर आप उसका सिजेरियन ही करेंगे, क्योंकि ये रिकमेंडेड ही नहीं है ना. आप ये अनलेस के नेचुरली पेशेंट आपके पास ऐसे प्रेजेंट करे कि अब बहुत देर हो गई है, अब बेबी को आउट करना है, आपको अलाउड ही नहीं है कि आप ये हरकत करें कि आप टोल एग दें. ये रूल है. ठीक है, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल में आप टोल एग दे ही नहीं सकते. ठीक है,
बेटा टोलैक होता है ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, इसको हम, ठीक है, या फिर वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, ठीक है, कि सिजेरियन हो गया, अब आप नेक्स्ट डिलीवरी में आप उसकी नॉर्मल कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स, ठीक है, देखें। सो और लेट्स से दैट देयर इज अ प्रेगनेंसी विद प्रीवियस सी सेक्शन, ठीक है, प्रेगनेंसी और पहले से सी सेक्शन हुआ है, तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास दो कंसर्न्स हैं इसमें, ठीक है, आपने उसको डिलीवर कैसे करना है, और दूसरा स्कार रप्चर, ये दो इश्यूज है ना, स्कार रप्चर ना हो जाए। तो डिलीवर करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक आप उसको टोलैक कर दो, टोलैक का मैंने क्या बताया कि आपने उसका इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल देखना है कि ये शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल में बेटा मैंने कितने मंथ्स बताए हैं अभी, जल्दी से बता दें। वेरी गुड डॉक्टर अक्सा, ठीक है, तो आपने ये देखना है, दूसरी चीज अगर ये है तो फिर आप करेंगे ERCS। व्हाट इज ERCS? ईआर बस इन्होंने ना नई एब्रिविएशन बनानी होती है, ERCS बड़ी कॉमन है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आती है, आपको पता होना चाहिए। ERCS इज इलेक्टिव रिपीट सी सेक्शन। सी सेक्शन अगर हो जाए, एक सिजेरियन के बाद दूसरा सिजेरियन हो और आप खुद से डिसाइड करें, तो होता है इलेक्टिव रिपीट सी सेक्शन, तो वो होता है ERCS। तो अब आप इन दोनों में डिसाइड कर सकते हैं बच्चों, समझ आ गया आपने कब किसको चूज करना है, टोलैक को कब चूज करना है, ERCS को कब चूज करना है। सेकंड कंडीशन है कि कभी भी वो लेट्स से वो प्रीटर्म लिवर में चलेगी, उसका स्कार अप तो देखें प्रीवियस वन स्कार का कभी भी हो सकता है, एक तो ना प्लान डिलीवरी करें लेकिन और भी तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज करना है और किस तरह से उसको डायग्नोस करना है। डिलीवरी के आपके पास ऑप्शन समझ आ गई, कब आपने किस ऑप्शन को पिक करना है ये भी समझ आ गई ना, ठीक है। ERCS कब आपने करना है, टोलैक कब करनी है, ठीक है। अब स्कार रप्चर की अब हम बात करेंगे, ठीक है, देखें। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि जो प्रीवियस पेशेंट का जो है वो सिजेरियन हुआ था वो कितना पुराना था, ठीक है, वो हमने 18 मंथ्स वाली बात कर ली। दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि उस कार की थिकनेस क्या थी, अगर थिकनेस मोर देन 2 mm हो तो वो सेफ होता है, और अगर लेस देन 2 mm हो तो रप्चर कर, मतलब स्कार थिंड आउट हो जाए, ठीक है। स्कार रप्चर में बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्कार रप्चर में हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है, देखें, एक तो शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, दूसरी चीज क्या आ जाती है कि उस स्कार की थिकनेस कितनी है, ठीक है, 2.5 mm से कम है या ज्यादा है। अगर 2.5 mm का, इसमें आपने फिगर याद रखना है, इसमें 18 मंथ्स का फिगर याद रखना है, अगर 2.5 mm से कम है तो इसका मतलब स्कार थिन है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो रप्चर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि आपने मॉनिटरिंग के क्या तरीके बताए थे, मैंने आपको अभी तक जो मॉनिटरिंग के तरीके बताए वो मदर के हैं, बेबी को भी तो देखना है ना, क्या पता मदर के अभी इफेक्ट्स ना बेबी के ज्यादा इफेक्ट्स आ जाए, क्योंकि कहते हैं जब स्कार रप्चर होता है तो बेबी बाहर आके एब्डोमेन में आ जाता है, मदर ठीक होती है, मदर एकदम से कोलैप्स करती है, लेकिन उससे पहले बेबी की डेथ हो चुकी होती है और नहीं पता चलता, क्योंकि अगर मदर को पेन्स आ रहे हैं, पेन्स आना रुक गए हैं, तो क्या ये उसके लिए परेशानी की बात है, नहीं, ये आपके लिए परेशानी की बात है, वो थोड़ी आपको बताएगी। जैसे प्रेविया में वार्निंग हेमरेज होते हैं तो पेशेंट्स नहीं बताती, कहती हैं ब्लीडिंग खुद ही सेटल हो गई, हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास, वैसे ही वार्निंग हेमरेजेस की तरह आपने बेबी की मॉनिटरिंग भी इग्नोर नहीं करनी होती, ठीक है, तो आपने कंटिन्यूस सीटीजी करनी होती है आइडियली, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं स्कार रप्चर और उसकी टाइप्स, ये तो हमने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया टॉपिक का। अच्छा, देखें, जो स्कार रप्चर होता है ना उसको बेसिकली हमने दो में डिवाइड किया हुआ, एक होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट से नाम पता चल रहा है कि जो विसरल पेरिटोनियम है ना, विसरल पेरिटोनियम, वो अभी इंटैक्ट है, ठीक है, पूरा जो स्कार है वो अभी रप्चर नहीं हुआ, कंप्लीट में होता है कि कंप्लीटली रप्चर हो गया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट रप्चर का दूसरा नाम होता है डिहिसेंस, ठीक है, स्कार डिहिसेंस का टर्म भी एमसीक्यू में यूज होता है। स्कार डिहिसेंस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट रप्चर, ठीक है, मायोमेट्रियम रप्चर हो गई है लेकिन जो उस जगह पे विसरल पेरिटोनियम थी वो अभी इंटैक्ट है, मतलब बहुत पतली सी लेयर भी रह गई है। इन दोनों में फर्क करना जो है वो, लाइक आपने बस ये नहीं देखना कि साइंस में कि ये इनकम्प्लीट, आपने बस फिर उसको रिपेयर करना है, आपने वेट नहीं करना कि इनकम्प्लीट कंप्लीट में कन्वर्ट हो। अच्छा, अब साइंस ऑफ स्कार रप्चर हम देखते हैं, पेशेंट आपके पास है,
सिनेरियो लेके चलते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। ग्रेविडा टू पैरा वन ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वन स्कार कोई सिंपल हम लिख, प्रीवियस वन स्कार इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल इज मोर देन इज ऑलमोस्ट ऑफ 2 years, 2 years बैक का मतलब स्कार है। और अभी पेशेंट वांट्स टोलैक, ठीक है, नेचुरल लेबर में चली गई वो, 37 + 5 वीक्स पे उसको पेन्स आना स्टार्ट हो गए। वो आपके पास आई तो आपने उसकी कंटिन्यूस सीटीजी स्टार्ट कर दी, साथ में मॉनिटरिंग की आपने। मॉनिटरिंग की मैंने क्या क्या बात बताई थी आपको, आपने उसका बीपी, पल्स, स्कार टेंडरनेस और उसकी कॉन्ट्रैक्शंस देखना शुरू कर दी। साथ में बेबी का आपने क्या देखा, सीटीजी देखना शुरू कर दी टू लुक फॉर डिस्ट्रेस, ठीक है। अब पेशेंट को क्या होता है कि सबसे पहली चीज मैटरनल टेकिकार्डिया स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मैटरनल टेकिकार्डिया इज नॉट अ डेफिनेट साइन, क्योंकि लेबर में भी मैटरनल टेकिकार्डिया होता है। पेशेंट वैसे एंग्शियस हो जाता है और ये इग्नोर हो जाता है, बिकॉज इट इज अ वेरी सटल साइन, ठीक है, बहुत ही सटल सा साइन है, ठीक है। बच्चों आपको समझ आ रही है ना, आप लोग एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं ना कि हम अभी देख रहे हैं कि हम किस तरह से पिक करेंगे, ठीक है। मैटरनल टेकिकार्डिया आ जाता है। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू द पेशेंट इज दैट द स्कार बिकम्स टेंडर, एसटी जो मतलब स्कार टेंडरनेस, इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद वन मोर थिंग इज द मोस्ट कंसिस्टेंट, जो सब जो नोटिस होता ही होता है जिसपे हम परेशान हो जाते हैं, दैट इज द फीटल हार्ट रेट पैटर्न। फीटल हार्ट रेट पैटर्न जो है वो रीअश्योरिंग नहीं रहता, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं रहता। उसमें क्या होना शुरू हो जाता है कि फीटल टेकिकार्डिया स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हाँ बेटा आप सही कह रही हैं, बहुत स्पेसिफिक साइन होगा स्कार टेंडनेस, बट उसको पिक करने के लिए भी यू हैव टू इंगेज द पेशेंट इन कॉन्वर्सेशन, ठीक है। बिकॉज यूजुअली जब पेशेंट लेबर में होती है तो वैसे उसको पेन्स आ रहे होते हैं, अभी वो टोलैक ले लिया, अभी वो उसके लिए नहीं आई, ईआरसीएस नहीं हो रहा उसका, तो उसमें ना वो तो यही कहेगी उसको पेन हो रहा है, तो आपने बहुत ध्यान से पैल्पेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट अर्ली साइन है कि ये आपका ध्यान लेके जाएगा ही जाएगा इस तरफ, दैट इज फीटल हार्ट रेट पैटर्न। फीटल टेकी, पहले मैटरनल टेकी था, फिर फीटल टेकी आ जाता है, ठीक है। साथ में डी सेल्स आ जाती हैं। मुझे कौन बताएगा डीसेलरेशन की 3 टाइप्स मैंने सिखाई थी, ये बेसिक है, डीसेलरेशन की 3 टाइप्स मुझे कौन बताएगा। अच्छा बच्चों मुझे ये बता दें, वेरिएबल डीसेलरेशन क्या होती थी। अच्छा ये तो आपने मुझे नाम बता दिए ना, नाम तो मुझे पता है। मुझे बताएं वेरिएबल डीसेलरेशन क्या होती हैं, सिर्फ वेरिएबल मुझे बता दें कि वेरिएबल विद फीटस कॉन्ट्रैक्शन, विद यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा बच्चों वो अर्ली डीसेलरेशन होती थी, वेरिएबल दे कम विद कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। अर्ली डिसेलरेशन क्या होती थी, चले मैं बता देती हूँ, अर्ली कोई बात नहीं, क्या हो गया है बच्चों, मैं आपका अभी एग्जाम नहीं ले रही, इट्स ओके, ठीक है। जो अर्ली डिसेलरेशन होती है उसमें क्या होता है, अर्ली डिसेलरेशन में कॉन्ट्रैक्शन, ये डिप आया कॉन्ट्रैक्शन के साथ, मतलब कि मिरर इमेज होता है, और ये पैथोलॉजिकल नहीं होती, नॉर्मल होती हैं। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है तो हेड बच्चे का कंप्रेस होता ही होता है, ठीक है, बच्चा यूट्रस में ही है ना, कहीं और तो नहीं है, ठीक है, कहीं और हुआ तो एक टॉपिक हो जाएगी ना, ठीक है। तो इस केस में फिर बच्चे का हेड कंप्रेस होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ हेड कंप्रेस होने से हार्ट लाइक उसका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है, तो हार्ट रेट ड्रॉप करते ही करता है, दैट्स नॉर्मल। पर इनकी खास बात ये है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई ये भी खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्शन अगर हम नीचे मार्क करें, ये कॉन्ट्रैक्शन आई तो ये हार्ट रेट ये ड्रॉप किया, ये ठीक हो गया, कॉन्ट्रैक्शन भी नीचे देखें ठीक हो गई है, तो ये मिरर इमेज है। तो ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। दूसरी होती है लेट डिसेलरेशन। लेट में क्या होता है कि एक मिनट मैं डिफरेंट कलर से बना दूं ताकि जो जिन नहीं किया उनको समझ आ जाए। उसमें होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन आई, ये कॉन्ट्रैक्शन आई, ये एक और कॉन्ट्रैक्शन आई,
डिसेलरेशन ने कहा कि मैं आऊंगी तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है, पर जाऊंगी मैं अपनी मर्जी से। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, ये डिप आती है और फिर वो रहती है प्रोलॉन्ग, फिर डिप आती है, प्रोलॉन्ग रहती है, ठीक है। और वेरिएबल को कोई लेना देना नहीं है, वेरिएबल में वो अपनी मर्जी से खतरनाक किस्म की डिसेलरेशन आती हैं प्रोलॉन्ग। वेरिएबल भी फिर आगे टाइप्स होती हैं, यू टाइप, वी टाइप, वो करने की आपको जरूरत नहीं है, बट वो आपके लेवल की नहीं है बच्चों अभी। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है फिर कि आखिर में वो साइनोसॉइडल पैटर्न बन जाते हैं और ये सिवियर फीटल एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। तो वेरिएबल डिसेलरेशन आएंगी, लेट आएंगी, अर्ली तो नहीं आएंगी ना, अर्ली तो नॉर्मल है, जो बाकी तो खतरनाक पैथोलॉजिकल हैं वो आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। और फिर उसके बाद फीटल ब्रेडी, मतलब परसिस्टेंटली फिर हार्ट रेट ऊपर उठेगा ही नहीं, हार्ट रेट कम ही रहना शुरू हो जाएगा। फीटल ब्रेडी इज वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है। चलें जी, अभी तक मैंने आपको रप्चर में क्या क्या बताया कि क्या क्या होगा। सबसे पहले जो हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, हु इज गोइंग टू, ओके, कौन बताएगा मुझे जल्दी से। अगर एक पेशेंट है उसकी टो लैक हो रही है, अभी वो लेबर में है, मैंने क्या क्या मॉनिटर करना है। सबसे पहले मैंने उसका ब्लड प्रेशर लेना है, ब्लड प्रेशर लो ही होगा इसे, उसकी हमने बात नहीं की। पल्स लेना है, पल्स ज्यादा हो जाएगी। स्कार टेंडेंस देखने, स्कार टेंडेंस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। साथ में पैल्पेबल यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं, वो भी हम देखते हैं। साथ में मैंने क्या करना है, उसकी सीटीजी करनी है, ठीक है। सीटीजी को क्या होगा, एक सेकेंड बच्चों, लेट मी जस्ट, सीटीजी को क्या होगा, टाइप 2 और टाइप 3 डी सेल्स आएंगी, फीटल टेकिकार्डिया होगा, है ना, फिर फीटल ब्रेडिकार्डिया शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज देखिए, जो जो चीजें मॉनिटरिंग करनी है ना उनको फिर आपको पता नहीं खराब, आपको पता ही नहीं कि मॉनिटर क्या करना है, आपको क्या लगे ऑप्शन में कुछ भी दिया हो, आपको पता नहीं ये करना है मॉनिटर नहीं करना, आप कैसे पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पैल्पेबल यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस, पीयूसीज आपने देखनी है। जो आपने यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस देखनी है ना बच्चों, उसमें ये मसला होता है कि यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस एकदम से इन सब साइंस के साथ खत्म हो जाती हैं, और ये बहुत, इसके बाद तो मतलब इट्स अ वेरी बिग रेड अलर्ट, ठीक है। अच्छा, एकदम से यूट्रस जो है वो रिलैक्स्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चों को रप्चर हो गया ना, उसकी टोन खत्म हो जाती है, ठीक है, रिलैक्स यूट्रस हो जाता है। अच्छा, अब जो स्कार है, लेट्स से कि ये यूट्रस है, ठीक है, वॉल ऑफ यूट्रस, ये स्कार था, ये रप्चर हो गया। रप्चर हो गया तो बेबी बाहर एब्डोमेन में आता है। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में ज़ाहिर बेबी सरवाइव नहीं करेगा, बेबी की डेथ हो जाती है। और अगर डेथ हो जाए और ज्यादा मतलब कंटेंट्स बाहर आ जाए, ब्लीड हो जाए, तो पेशेंट शॉक में और हाइपोटेंशन में चली जाती है आराम से, ठीक है, शॉक और हाइपोटेंशन में चली जाती है। अच्छा, अब पहले ना बेबी का हेड इंगेज था, लेट्स से स्टेशन था -3, अब स्टेशन को क्या होगा, हाँ, बेबी तो एब्डोमेन में फ्लोट कर रहे, स्टेशन +2 हो जाएगा, स्टेशन को क्या होगा। बेटा रप्चर में आपके पास टाइप 2 और टाइप 3 डी सेल्स आती हैं, नॉन रियोश्योरिंग पैटर्न आता है। मैं आपको भी सीडीजी के पैटर्न जो हैं वो सिखाऊंगी, एक रियोश्योरिंग, नॉन रियोश्योरिंग और एक पैथोलॉजिकल होते हैं, और इनकी ग्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो नॉन लाजमी नहीं है पैथोलॉजिकल हो, नॉन रियोश्योरिंग आ जाए तो फिर आप वो रेड अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। और उसमें टाइप 2 टाइप 3 डी सेल्स होती हैं। अच्छा मुझे बताएं बच्चों, स्टेशन का क्या होगा, पहले -3 था, रप्चर के बाद, नहीं जी बेटा, जीरो स्टेशन क्या होता है, आपको स्टेशन का कॉन्सेप्ट है, देखें, ये पड़ी है स्केल स्पाइन, ठीक है, ये पड़ा है हेड, हेड नीचे आ रही है, ये दोनों तरफ स्केल स्पाइन है। जब हेड स्केल स्पाइन के लेवल पर होता है वो कौन सा स्टेशन होता है, वो होता है 0, ठीक है। इससे ऊपर -1, फिर -2, फिर -3, और इससे नीचे जब आता है तो +1, +2, +3। तो अब बच्चों जब स्कार रप्चर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं स्टेशन लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ स्टेशन, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। शोल्डर डिस्टोशिया में मैं रिलेट करूं, शोल्डर डिस्टोशिया में वो आपको कहेगा कि टर्टलिंग ऑफ हेड हो रही है,
इट इज ट्राइंग टू रिसीड बैक। इसके अलावा स्कार रप्चर में भी यही होता है, बेबी उल्टा ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन डिक्रीज स्टेशन हम उसको नहीं कहते, हम कहते हैं इट सीम्स दैट लेबर के साथ हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ या तो हेड वही रहता है या थोड़ा आगे आता है। इसमें क्या होता है कि विद ईच कॉन्ट्रैक्शन इट सीम्स लाइक हेड इज रिसीडिंग बैक। ठीक है, ये टर्म्स यूज होते हैं सिनेरियो में। सॉरी, हेड इज रिसीडिंग बैक एंड देयर इज लॉस ऑफ स्टेशन, कि अब आप स्टेशन ही नहीं असेस कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा हेड एकदम से चला कहाँ गया, अभी आ रहा था +2 पे एकदम से गायब, एकदम से ऊपर चला गया, लॉस, बिल्कुल लॉस्ट हो गया। ठीक है, देखिए -2 से -1 पर जाना या नीचे आना, -2 से -3 पे इतना ऊपर जाना, एक एक का डिफरेंस करना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो +2 से -1 पे चला गया या +2 से -3 पे चला गया, दिस इज एक्सट्रीम चेंज, दिस इज लॉस, किसको स्टेशन लॉस हो गया। ठीक है, तो दिस इज लॉस ऑफ स्टेशन। ये क्यों होता है, क्योंकि बेबी तो अब देखें ज्यादातर एब्डोमिनली पड़ा होता है, तो ये आपका बहुत रेड अलर्ट होता है, ये वाली चीज भी। ठीक है, देर इज लॉस ऑफ स्टेशन। ये मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रही हूँ कि एक वर्ड आपको दिया होगा, एक टर्म, और आप सिनेरियो पिक कर लेंगे। ठीक है, एक पूल ऑफ ब्लड से प्रेविया पिक कर लेंगे, एक इन चीजों से आप आराम से सिनेरियो पिक कर लेंगे, फिर आपने फिर मैनेजमेंट समझनी होती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो गई है ना, यूट्रस रिलैक्स्ड हो गया क्योंकि वो रप्चर हो गया है, तो यूट्रस की टोन को क्या होगा, टोन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बेटा नहीं, नेगेटिव स्टेशन में आपको हेड फील हो रहा होता है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है कि हेड 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 इधर है, ठीक है, ऊपर है, आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होता है। इसमें लॉस ऑफ स्टेशन, आपको हेड फिर थोड़ा पहले ऊपर जाता है, फिर फील ही नहीं होता, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है बेटा स्टेशन। ठीक है, नेगेटिव स्टेशन होना रप्चर को इंडिकेट नहीं करता। एकदम से +2 से एकदम से -3 हो जाए, उसका लॉस हो जाए, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है रप्चर को। समझ आई बात आपको? आई होप समझ आ गई है, मुझे बता दें अगर नहीं समझ आई तो। अच्छा, टोन का मैंने पूछा, टोन ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? टोन का कंप्लीटली ना, टोन कंप्लीटली लूज हो जाती है, देयर इज लॉस ऑफ टोन। बिल्कुल, यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, अगर फ्लैबी एब्डोमेन है तो यूट्रस मिलता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही होती कि किधर गया है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ, सर ऊपर जाता है। देखें, सर पहले इंगेज था ना, अब अनएंगेज हो गया। अब इंगेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पढ़ेंगे। एंगेजमेंट ऑफ, हाँ, तो डेफिनेशन में एंगेजमेंट ये फर्स्ट स्टेप होता है ना मैकेनिज्म ऑफ लेबर का, कि इसमें क्या होता है कि जो हेड है वो पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर गया है। ठीक है, हेड का जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर गया है, तो लॉस हो जाता है उसका। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, दैट इज हीमाचूरिया। इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। हीमाचूरिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइन। ठीक है, फ्रैंक ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यूरिन में भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बच्चों मुझे एक बात बताएं, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? एग्जामिनर ना एक और टर्म यूज करता है यूट्रस के लिए। बच्चों, यूट्रस का आपने याद रखना है कि जब यूट्रस का रप्चर हो तो यूट्रस आपको कैसा फील होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेरियो में। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो गई, टोन खत्म हो गई, और एक सुपराप्यूबिक बल्ज आ जाता है। सुपराप्यूबिक बल्ज बच्चों कितना नीचे है, बस वो ना यूट्रस आपका एक तरह से ना उसकी टोन खत्म हो जाती है, और बस एक नीचे से यूं बल्ज सा एक बन जाता है, जो उसका पोर्शन रह जाता है एक तरह से। ठीक है, तो प्यूबिस के ऊपर आपको एक मैस, आप कहेंगे इतना बड़ा यूट्रस था, ये मुझे क्या फील हो रहा है, तो बच्चों ये आपको यूट्रीन रप्चर फील हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैनेज कैसे करेंगे? बच्चों देखिए, रप्चर हो गया तो अब आप उसको जो है वो ऑब्वियसली ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करके आपने देखिए, जब भी किसी तरह से रप्चर होता है तो यू हैव टू गो फॉर लेप्रोटमी, इतना तो हमें पता है, तो इसमें हमें ज्यादा, इट्स अ नो ब्रेनर, सम थिंग्स आर नो ब्रेनर, यू डोंट हैव टू थिंक ऑन देम, दे आर कॉमन सेंस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने जल्दी से कैटेगरी 1 सिजेरियन करना है। अभी हम सिजेरियन जब हम पढ़ेंगे तो हम इसकी कैटेगरीज भी पढ़ेंगे कि 1 2 3 क्या होता है। कैटेगरी 1 होता है जिसमें आपने बस इमरजेंसी में विद इन 30 मिनट्स करना होता है, पेशेंट को अंडर करके उसका सिजेरियन स्टार्ट करना होता है। इसमें आप वर्बल कंसेंट लेते हैं, असल में ऑब्वियसली यहाँ हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम प्रॉपर कंसेंट ही लेते हैं, बट आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए, हम करेंगे। ठीक है,
बस आपने उसकी लेप्रोटमी करनी है, अर्जेंट सिजेरियन करना है, ठीक है। ओपन होगा तो पता चलेगा कि कितना सिवियर रप्चर है, क्या ये रिकवर हो सकता है या क्या हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा कि यूट्रीन रप्चर के कॉजेस क्या क्या हैं। अभी हमने पढ़े हैं यूट्रस क्यों रप्चर होता है, जल्दी से बता दें बच्चों। अच्छा, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, SIPI कहते हैं हम इसको, ठीक है। 3 मंथ्स याद रखना है। हम्म। और अच्छा, टाइप्स हमें समझ आ गई इसकी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, इंडिकेशंस हमने देख ली। अच्छा, अब मुझे इसमें से आंसर पिक करें कि विच ऑफ दीज, बच्चों ये MCQ सॉल्व करें। वेरी गुड, 2.5 mm। वेरी गुड डॉक्टर अस्मा। दो चीजें हैं, एक आपने बस बच्चों यूट्रिन रप्चर में दो चीजें याद रखने वाली हैं, एक 18 मंथ्स और एक 2.5 mm, ठीक है। बस ये दो फिगर्स हैं जो याद रखने वाले हैं, 18 मंथ्स और 2.5 mm। अब मुझे इम्पेंडिंग रप्चर की इंडिकेशंस हैं ये चारों, इसमें से कौन सी है जो रप्चर की इंडिकेशन नहीं है, इनमें से कौन सी ऑप्शन है विच इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ रप्चर, जल्दी बताएं बच्चों, सामने ऑप्शन, जल्दी सॉल्व करें, बेशक गलत सॉल्व कर दें, आंसर दें। दिस इज नॉट राइट, यू हैव टू आंसर राइट अवे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लाइव क्लास। अच्छा, सबने आंसर दे दिया। अच्छा, पीवी ब्लीड क्यों नहीं है, मैंने आपको कहीं बताया है कि पीवी ब्लीड जो है एंटीपार्टम हेमरेज के डिफरेंशियल्स में, मैंने कहीं आपको यूट्रिन रप्चर बताया है कि अभी अगर पेशेंट जो है वो अभी डिलीवर नहीं हुई, वो आपके पास ब्लीड कर रही है, तो आपने यूट्रिन रप्चर को सोचना है। क्या पता जिसको आप एब्डोमिनल टेंडरनेस समझ के अब्रप्शन समझ रहे हैं, क्या पता वो सिर्फ स्कार टेंडरनेस हो, आपने उसको लोकलाइज ही ना किया हो, और क्या पता वो पीवी ब्लीड उसको रप्चर की वजह से हो रही हो और फिर एकदम से लॉस ऑफ टोन हो जाए। पढ़ाया था ना मैंने आपको, जब मैंने कहा था एक पेशेंट एंटी पार्टम अगर ब्लीड करे तो आपने जरूर यूट्रिन रप्चर को, ठीक है। पीवी ब्लीड इसका आंसर नहीं, इसका आंसर कोने में बहुत इजी MCQ था। अच्छा, स्कार्ड हिसेंस के साथ, हाँ, अब ये ऑप्शंस हैं, मिटर्नल ब्रेडी, फीटल ब्रेडी, हीमाचूरिया, इनमें से कौन सी चीजें नहीं होती। यहाँ भी आप रॉन्ग ऑप्शन को पिक करें, नहीं रॉन्ग ऑप्शन नहीं, मतलब हाँ, कौन सी चीज इसमें से स्कार रप्चर में नहीं होती है, जल्दी बता दें बच्चों। हिमाचूरिया होता है बेटा, मैंने अभी बताया हिमाचूरिया, पीवी ब्लीड भी होती है, यूरिन में भी ब्लड आता है, मैटरनल ब्रेडिकार्डिया नहीं होता। डॉक्टर मुजम्मिल बतूल एंड डॉक्टर महबूब, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मैटरनल ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। तो हमने जो हमारे पास क्लासिकल सिनेरियो होता है वो क्या है, ड्यूरिंग लेबर देर इज सडन लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड देर इज सडन कोलैप्स, यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस। एंड डायग्नोसिस में मैंने क्या बताया है, maternal tachycardia is the first sign, it is very subtle and most consistent early sign is non reassuring fetal heart rate pattern, जिसमें fetal tachy दो तरह की, मतलब तीन ही तो तरह की डिसेलरेशन होती है, उसमें से एक ठीक होती है, बाकी दो तरह की आना शुरू हो जाएंगी, ब्रेडिकार्डिया स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी, कंट्रोल खत्म हो जाएगी, डेड बेबी बेबी की वजह से वुमेन शॉक में चली जाएगी, स्टेशन का लॉस हो जाएगा, हेड ऊपर जाते जाते बिल्कुल गायब, ठीक है। हीमाचूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलत ऑप्शन नहीं है। हीमाचूरिया आपको बहुत पसंद है, हीमाचूरिया आपने याद रखना है। चलें जी,
अच्छा जी, अर्जेंट लेप्रोटमी करनी है और मदर की रिससिटेशन करनी है। अगर बेबी आउट हो जाता है, वो थोड़ा बहुत सरवाइव करके, तो उसको भी रिससिटेशन करनी है। वैसे अगर बेबी एक दफा एब्डोमेन में आ जाए तो वो नहीं। अच्छा, एक और बात है जो मैंने नहीं बताई, मुझे इसमें से एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो टर्म है, क्लासिकल टर्म, वो मैंने यहाँ नहीं मेंशन की। वो कौन सी है बेबी से रिलेटेड? एक तो बेबी का स्टेशन गुम हो जाएगा, हेड नहीं मिलेगा। दूसरा, बेबी के हार्ट्स खराब हो जाएंगे। तीसरी चीज, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर बेबी की और क्या चीज आपको फील होगी, ये मुझे जो बताएगा वो आज का स्टार स्टूडेंट है। टाइम लिमिट है 5 सेकंड की इस क्वेश्चन की, उसके बाद बताने का कोई फायदा नहीं है। बेबी की और कौन सी फाइंडिंग है पर एब्डोमिनल फीटस की जो मैंने नहीं बताई अभी? पर एब्डोमिनली, बच्चों को नहीं पता तो बता दें कि नहीं पता, ताकि मैं बता दूं व्हाट इज दिस बिहेवियर। डॉक्टर महबूब, वेरी गुड। फीटल ऑर्गन्स विल बी पैल्पेटेड। इसको एग्जामिनर इस तरह से कहता है कि ना, फीटल जो पार्ट्स होते हैं ना, फीटल पार्ट्स, वो एकदम से ना बहुत ज्यादा पैल्पेबल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ना इर्द गिर्द यूट्रस नहीं रहता। ठीक है, यूट्रस नहीं रहता तो आप डायरेक्ट फीटस के पार्ट्स पैल्पेट कर रहे हो, तो एब्डोमेन की लेयर होती है और नीचे फीटस पड़ा होता है। ठीक है, अब मुझे जल्दी जल्दी, फीटस का क्या होगा? लॉस ऑफ स्टेशन, ये बेबी नीचे आ रहा है, ऊपर जा जाके देयर विल बी लॉस ऑफ स्टेशन। ठीक है, और फीटल ब्रेडिकार्डिया मतलब सीटीजी खराब, और फीटल पार्ट्स विल बिकम मोर पैल्पेबल। इसका मतलब है कि उसको बहुत अच्छे से, पहले लेग्स इतने अच्छे से फील नहीं हो रही थी, अब उसको लगेगा वाओ लेग्स इतनी अच्छी फील हो रही हैं। ठीक है, और एकदम से हेड बहुत अच्छा एब्डोमेन में, नीचे पीवी पे तो ये हेड स्टेशन मिलेगा ही नहीं ना, एब्डोमेन में बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा क्लियरली जो है, जो पहले एक फीटस के ऊपर एक लेयर फील हो रही थी ना यूट्रस की, जिसकी वजह से आपको फीटस इतने अच्छे से पैल्पेट बहुत अच्छे से पैल्पेबल हो जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आपको अच्छी पैल्पेशन हो रही है, गलत बात है। कॉन्ट्रैक्शंस, कोई बंदा वैसे सुने तो कहेगा वाह कॉन्ट्रैक्शंस भी रुक गई, पेन आना खत्म हो गया, कितनी अच्छी बात है, अब पेन में नहीं है पेशेंट, वाह फीटस इतना अच्छा पैल्पेट हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि आपको पता है तो आप कहेंगे भैया यूट्रीन रप्चर है, इसको जरा देखो। ठीक है, चलें जी, यूट्रीन रप्चर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, और सारे अब आप लोग सिनेरियो पिक कर लेंगे। मैनेजमेंट समझ आ गई इसकी, बड़ी सिंपल सी मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट ही है। रिज्यूम करूं, देखें, ये यूट्रस है ना, ये ना असल में शॉपर लेना, शॉपर को उल्टा करें, कोई शॉपर पकड़े आप लोग अपने पास। ठीक है, और देखें जो शॉपर के, शॉपर ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये शॉपर है। ठीक है, ये शॉपर है एक, सही है, ये शॉपर है, ये इसके दो होल्स होते हैं ना जो शॉपर के हैंडल्स होते हैं। अब शॉपर को अगर आप उल्टा करें, इस चीज को बाहर निकालें यहीं से, इसकी ओपनिंग से, तो ये यूट्रिन इन्वर्जन होगी। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब आप शॉपर को बाहर निकालें, जो शॉपर के हैंडल्स है यहाँ तक, या उससे पहले, या पूरे ही शॉपर को आप उल्टा करते हैं, तो ये हमारे पास यूट्रिन इन्वर्जन के लेवल है। व्हाट अ बैड एनालॉजी आई एम यूजिंग, बट यही है। ठीक है, देखें, समझ आइए आपको, बहुत ही बुरा कंपैरिजन मैंने शॉपर के साथ किया, लेकिन खैर, कि यूट्रस है। ठीक है, अब ये वाली चीज बाहर आई इसकी उल्टा होके, तो ये यूं हो गया ना, ऊपर से इंडेंट हो गया, नीचे से तो बाहर आ गया, तो बाहर कि अगर अभी सर्विक्स तक आया, यहाँ इस लेवल तक आया है, तो दैट इज ग्रेड वन, टाइप वन। फिर आ गया सर्विक्स में से गुजरा है, मतलब पूरा बाहर नहीं आया, फिर तीसरे वजाइना में से गुजर के आपको नजर आ रहा है, लाइक आराम से नजर आ रहा है। और अब चौथा, चौथी डिग्री नहीं कहते उसको, कहते फुल, फुल वाली इन्वर्जन, के पूरा आपको समझ नहीं आ रही कि सर्विक्स किधर है, वजाइना किधर है, पूरा के पूरा बाहर आ गया। समझ आई बात आपको? अब इसको कैसे ठीक करेंगे? कॉमन सेंस है, यूट्रस बाहर आया, क्या करो उसे वापस ले जाओ, वापस ले जाए ना। ये यूट्रस, जैसे अगर ये यूट्रस इस तरह की पिक्चर को देखते हैं, यूट्रस यूं पड़ा होता है ना, यूं करके पड़ा होता है।
ठीक है। और अब यूट्रस बाहर आ जाएगा तो वो इस तरह हो जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ आ गया उल्टा होके, यहाँ से यूं होके बाहर की तरफ उल्टा आ गया। तो अब हाथ से उसको अंदर ले जाओ वापस। शॉपर को भी अब उल्टा करके वापस सीधा कर सकते हैं ना, शॉपर पकड़ा है आप लोगों ने या नहीं, उल्टा करके वापस सीधा कर सकते हैं। इसी तरह यूट्रस की इन्वर्जन को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसका भी अब एक तरीका है। ऐसे नहीं कि पकड़ के उसको अंदर, वैसे यही कहते हैं कि आप अंदर करके उसे पंच बनाएं हाथ का और उसे अंदर पंच करें आराम से। और फिर लेकिन सबसे पहले अब आपने क्या करना है, आप प्लेसेंटा निकाल रहे हैं, इस टाइम आपने सिंटो चलवा देनी होती है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। आपने उसकी सिंटो फौरन बंद करवानी है, क्योंकि सिंटो से यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आप उसे कैसे, मतलब और टाइट होगा तो आप उसे कैसे वापस लेके जाएंगे, वो तो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वो रिलैक्स चाहिए अभी इस वक्त, ताकि आप उसे वापस, जैसे कहते हैं आप उसे वापस रिड्यूस करें, जैसे हर्निया को नहीं रिड्यूस करते या प्रोलैप्स को रिड्यूस करते हैं वापस, हर्निया को पकड़ के आराम से रिड्यूस करते हैं, प्रोलैप्स को रिड्यूस करते हैं, या प्रोसिडेंशिया को हम अंदर करते हैं, वैसे ही इन्वर्जन को आपने वापस हाथ से रिड्यूस करना है, वापस लेके जाना है। तो सिंटो आपको रखवानी होगी। पहला पॉइंट ये एमसीक्यू वाइज आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू स्टॉप सिंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं सिंटो और चलवा दो, हर जगह सिंटो चलवानी होती है, सिंटो अच्छी होती है, इधर भी सिंटो चलवा दो, तो फिर एमसीक्यू गलत हो जाता है, ये हो जाता है सिंटो का फिर फायदा। ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि तीन तरीके हैं, आप मैनुअली उसको वापस लेके जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि मैनुअली अगर नहीं जो है आप उसको रिड्यूस कर पा रहे, तो फिर आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यूज करें। और तीसरा तरीका ये कि आप सर्जिकल मेथड यूज करें। तो वही चीजें हैं जिस तरह से शोल्डर डिस्टोशिया में हम बेटा सिंटो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो हम चलाते हैं, सिंटोसिनॉन, ऑक्सीटोसिन नहीं देते हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में, वो मैं कह रही हूँ। ठीक है। देखें, यूट्रिन इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं, बात समझ आई, चले लेवल्स अगर आपको नहीं समझ आया कि सर्विक्स से कितना, बात समझ आई कि किस तरह से बाहर आए, ये कॉन्सेप्ट पिक्चर कर पा रहे हैं ना। जब तक शॉपर को पकड़ के अपने हाथ में लाइक उल्टा करके उसे बाहर नहीं निकालेंगे ना, आपको नहीं समझ आएगी। प्लीज मुझे बताए यहाँ तक समझ आया, ताकि मैं फिर आगे एक्सप्लेन करूँ बच्चों। चले, सबसे पहले क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प। दिस इज नॉट फनी, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि हर चीज में आपको कहती हूँ कॉल फॉर हेल्प, आप कहेंगे हर वक्त कॉल फॉर हेल्प ही का कहती रहती है। ठीक है। अब भी देखिए ये एक इमरजेंसी है, तो आपने फौरन रिससिटेटिव मेजर्स करने, पेशेंट अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, कि सारी नर्व्स भी कंप्रेस होती हैं ना, उसके लिगामेंट्स में भी, अब एनाटमी में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो क्या क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट साथ लगा हुआ है, ब्रॉड लिगामेंट साथ लगा हुआ है, राउंड लिगामेंट साथ लगा हुआ है, क्या क्या है। ठीक है। तो अब उसमें वो सब होगा तो पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जा सकती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रीन इन्वर्जन से अगर शॉक हुआ है, हाँ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आपने सिंटोसिनॉन को क्या करना है, तो आप जो ऑक्सीटोसिन चला रहे हैं, पीपीएस में हम ऑक्सीटोसिन देते हैं, यहाँ की ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करानी है। दूसरी चीज, इस केस में न्यूरोजेनिक शॉक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ब्लीड तो हो नहीं रही ना एज सच, न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है। हाँ पीपीएस में जा सकती है पेशेंट यूरिन इन्वर्जन से, लेकिन ज्यादा मतलब न्यूरोजेनिक शॉक अगर ब्लीड नहीं करी तो फिर उस केस में शॉक की कोई और वजह होगी ना। तीसरी चीज, यू हैव टू कैथेटराइज द ब्लाडर, हर जगह ब्लाडर को कैथेटराइज करें। कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसमें ब्लाडर को एम्प्टी नहीं करना होता, कौन सी ऐसी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी थी जिसमें ब्लाडर हमें फिल्ड ही चाहिए था, डॉक्टर अक्सा, वेरी गुड, वेरी गुड डॉक्टर अक्सा। ठीक है। देखें, अब आपने क्या करना है कि आपने इसको करेक्ट करना है। तो जो मैनुअल रिप्लेसमेंट होती है, अब पहले मुझे बताएं कि मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा एक जो है वो जूनियर है, वो प्लेसेंटा को बाहर खींच रहा है, तो यूट्रस पूरा की पूरा खिंच के इन्वर्ट हो गया। तो अब प्लेसेंटा समेत जो है वो यूट्रस उल्टा हुआ है, तो क्या करेंगे, प्लेसेंटा तो बाहर है तो हम खींचते रहेंगे प्लेसेंटा को कि चलो यूट्रस बाहर आ गया, छोड़ो प्लेसेंटा को तो अलग करें। इस केस में अभी हम यूट्रस को वापस करने लगे हैं, लेकिन इसी केस के यूट्रस को वापस करते ना, ये वाला प्लेसेंटा लगा हुआ था, अलग नहीं हो रहा था, तो वो जो थी उसने जोर लगाया मेडिकल प्रैक्टिशनर ने,
और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन लगाने के बजाय उसने फंडस पे हाथ रख के कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन नहीं दी, पूरी फंडस इन्वर्ट होके बाहर आ गई, प्लेसेंटा अभी भी अटैच्ड है। तो क्या खींच के प्लेसेंटा को अलग कर दें? प्लेसेंटा का मैं इस प्लेसेंटा का क्या करूंगी लगा हुआ यूट्रस के साथ, या मैं वेट करूं? मुझे लगता है मुझे वेट वहीं पे से छोड़ के वेट करना चाहिए कि अलग हो, फिर मैं यूट्रीन इन्वर्जन को करेक्ट करूं। क्या करूं मैं? डोंट सेपरेट तो क्या करेंगे फिर? प्लेसेंटल सेपरेशन भी तो जरूरी है ना। अगर रिटेन प्रोडक्ट्स रह गए तो उससे रिटेन प्लेसेंटा हो जाएगा, पेशेंट पीपीएच में चली जाएगी, वो भी तो मसला है। जल्दी बताएं क्या करें, तो सोचिए जल्दी बताएं। कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है? इसमें आपने प्लेसेंटा समेत, अभी आपका फोकस प्लेसेंटा व कुछ भी नहीं है, अभी आपका फोकस है बाद में निकालेंगे। ठीक डॉक्टर अस्मा, सही कह दिया। मैं क्या कहूँ, आपने आज जवाब दे दिया, ठीक है। तो आपने प्लेसेंटा को नहीं छोड़ना, उसको उसके समेत ही रिड्यूस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैथेटराइज आपने कर लिया, इसके अलावा प्लेसेंटा को आपने इन सीटू छोड़ देना है, ठीक है। इन वही मतलब एज इट इज रहने देना है। यूट्रस को रिड्यूस करते हुए प्लेसेंटा को भी वापस लेके जाना है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर आपने रिड्यूस करना है इस प्रोसीजर को, जिसमें आप क्या करते हैं कि एक हाथ से उस इन्वर्टेड फंडस को आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जाते हैं, उसको रीपोजिशन करते हैं, ठीक है। और फिर अंदर ले जाके उसको पंच करते हैं। ये देखें, ये बाहर आई हुई थी, ठीक है, यूट्रस। मैंने क्या किया कि हैंड से इसको पकड़ा, ये मैं रुको हैंड में बनाती हूँ, ये हैंड है। हैंड से इसको पकड़ा, और हैंड से पकड़ के इसको मैं वापस आहिस्ता आहिस्ता लेके गई, जैसे हर्निया को नहीं रिड्यूस करते वजाइना के थ्रू। अब मैं इसको वापस लेके गई तो ये वापस आ गई ना, और ये हैंड से मेरा हैंड अब अंदर है। तो अब मैं यहाँ पे जब इसको वापस लेके जाऊंगी तो अब मैं एक फिस्ट बना लूंगी, यहाँ पे मैं अपने हैंड को क्लोज करके वापस लेके जाके फिस्ट बना लूंगी। और फिस्ट बना के यूट्रस को मेक श्योर, अब जब फिस्ट अंदर है, ठीक है, माई हैंड इज स्टिल इन साइड द यूट्रस एंड आई हैव रिड्यूस्ड इट, जैसे हार्निया को हम रिड्यूस करते हैं, प्रोलैप्स को। अब मैं कहूंगी सिंटो चलाओ, क्योंकि अब यूट्रस वापस अपनी पोजीशन पे, मैं चाहती हूँ अब ये ऐसे ही रहे, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करो। अब बात स्टोरी समझ आई? सिंटो को रुकवा के यूट्रस को मैंने प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से रिड्यूस करना है, और जैसे ही मैं फिस्ट अंदर बनाऊंगी, फिस्ट वहां पे मैंने सिंटो चलवा देनी है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ये है मैनुअल रिडक्शन, कि मैंने हाथ से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें ना एक तरीका होता है, ठीक है। आपने पहले एजेस को देखे, मैं ना आपको अब एक प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट थोड़ा बस ये समझना जरूरी है। ये थी ना फंडस, ये बाहर आई हुई थी। लेट्स से कि ये ओपनिंग है, जो भी है, बस अब आप समझें इसको। ये हाथ से मैंने इसको पकड़ा, ठीक है। हाथ से जब मैं पकड़ूंगी तो पहले मैं एजेस को पकड़ के उसको अंदर रिड्यूस करूंगी, फिर सेंटर को करूंगी। एजेस को मैंने अंडर रिड्यूस किया, फिर सेंटर को किया, हाथ में साथ आगे लेते लेके जाती रही। जब अंदर मैं इसको इस तरह से करके ले गई, मैं पूरा हाथ अंदर ही है, तो अब मैंने यहाँ पे फिस्ट बना ली और बोला कि सेंटो चला दो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जॉनसन्स मेथड, ठीक है। इसको हम कहते हैं जॉनसन्स मेथड। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चों? लेकिन इसकी जगह मैंने यहाँ पे हैंड का प्रेशर यूज किया है। बस आपको इतना बताना चाहिए, इसकी जगह अगर मैं सलाइन ले लूं और सलाइन को अंदर पुश करूं, तो सलाइन भी प्रेशर से यूट्रस को अंदर लेके जाएगा ना, ठीक है। एक ट्यूबिंग लूज में सलाइन डालूं तो इसको मैं कहूंगी हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन। बस आपको ये नाम हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करना नहीं, कोई आपसे पूछेगा। बेटा प्लेसेंटा सेपरेशन में आपको बताती हूँ, पहले हम यूट्रस को सही से रिड्यूस तो कर लें। अभी रिड्यूस नहीं हुआ, मैनुअल रिडक्शन मैंने की, लेकिन लेट से वो काम नहीं की, उससे फर्क नहीं पड़ा, तो फिर मैं हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन करूंगी, ठीक है। अब हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन में मैं क्या करूंगी?
सॉरी माई कॉफ है। ठीक है, वाटर का प्रेशर यूज किया हाइड्रोस्टेटिक में, बोले से वो भी तरीका फेल हो गया। फिर मैं उसको ओपन करूंगी एब्डोमेन को, और सर्जिकली मैं जो हूँ वो उसको करेक्ट करूंगी। ठीक है, सर्जिकली जब हम उसको करेक्ट करेंगे ना, तो उसमें ये होता है कि सर्विक्स के इर्द गिर्द ना, जब इस तरह इन्वर्ट होता है ना, तो सर्विक्स के इर्द गिर्द टाइटनिंग हो जाती है, रिम सी बन जाती है। उसको हम थोड़ा लूज करते हैं कट करके, थोड़ा एरिया लूज होता है। फिर हम वो यूट्रस को रिड्यूस कर देते हैं। और हंटिंगटन्स मेथड एक होता है, उसमें हम राउंड लिगामेंट के साथ इंटरवेंशन करते हैं। वो क्या करते हैं वो आपको भी नहीं पता होना चाहिए, बस आपको नेम्स पता होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैनुअल रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है? हाँ, मैनुअल रिडक्शन को हम कहते हैं, मेरे सामने लिखा हुआ जॉनसन्स मेथड। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक रिडक्शन। थर्ड वन इज सर्जिकल। सर्जिकल में दो आ जाते हैं, आई नो ये थोड़ा सैचुरेटिंग है, बट बच्चे थोड़ी सी तो चीजें कर लें, याद क्या है, बाकी तो कॉन्सेप्ट्स ही है ना। हंटिंगटन्स मेथड, हंटिंगटन्स मेथड और हॉल्टेन, दोनों एज से हैं। हंटिंगटन्स डिजीज होती है ना, हंटिंगटन्स कोरिया होता है। इस हंटिंगटन्स मेथड में हम राउंड लिगामेंट के साथ इंटरवेंशन करते हैं। और हॉल्टेन में हम क्या करते हैं, हॉल्टेन में जो सर्विक्स के अलोंग हम थोड़ी सी जो टाइटनिंग होती है उसे कम करके हम जगह बनाते हैं। डिटेल में बच्चों जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बस आपको उनके नाम और इसमें हम किस में क्या करते हैं ये पता होना चाहिए, वरना इसकी कोई लिमिट नहीं है ऑब्वियसली। चलें जी। अच्छा, अब मुझसे कोई कह रहा था कि यूट्रस सेपरेट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होता ना बच्चों, तो उसको हम कहते हैं कि आपने मैनुअली रिमूव करना है प्लेसेंटा को। उसमें हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देके पूरा हैंड अंदर लेके जाके हाथ से प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं, लेकिन ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पेनफुल प्रोसीजर है, इसलिए हम एनेस्थीसिया में करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा 30 मिनट गुजर गए वो सेपरेट नहीं हुआ, तो हम एमआरपी करेंगे। एमआरपी इज मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। उसमें आपने हमेशा एनेस्थीसिया देना होता है, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है। ज़ाहिर हैंड से अब आप रिमूव करेंगे तो वही जगह, अनलेस कि उसने इन्वेड किया हो यूट्रस की लेयर को। अच्छा बच्चों, समझ आ गया आपको सारा टॉपिक ये? अब आपके पास 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स बाद आप लोग वापस आए, हम पीपीएच करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को 5 मिनट्स दे रही हूँ। अच्छा, अब देखिए, पीपीएच की ना बहुत सारी, ये माउस किधर जा रहा है, पीपीएच की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप को वैल्यूज एक रफली देखिए, वैल्यूज डिफरेंट गाइडलाइंस में डिफरेंट है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ना इसी के आसपास आएंगी। कि एसवीडी अगर हुई है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी सिंगलटन की, जो ट्विन होता है ना उसमें ज्यादा ब्लड लॉस होता है, ठीक है, रिलेटिवली। हम अभी सिंगलटन की बात करें, ट्विन को छोड़ने भी हम ट्विन में पढ़ेंगे। अगर सिंगलटन की एसवीडी हुई है तो मोर देन 500 ml। और अगर ट्विन या सी सेक्शन हुआ है तो दोनों के केसेस में अगर 1000 ml, मतलब अगर आपने ट्विन की नॉर्मल डिलीवरी कराई है, एसपीडी हुई है फॉर अ ट्विन, और उसमें गिवन है आपको 700 ml, तो वो पीपीएच नहीं है। ट्विन के लिए 1000 ml से ज्यादा होने की नॉर्मल डिलीवरी जो है वो होता है पीपीएच, और सी सेक्शन में तो होता ही 1000 ml से ज्यादा होता है पीपीएच। ठीक है, अच्छा, और ये विद इन 24 आवर्स जो होता है उसको हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, और जो सेकेंडरी पीपीएच होता है वो 24 आवर्स के बाद होता है। अब 24 आवर्स से कब तक? क्या 24 आवर्स के 1 साल बाद भी अगर वो ब्लीड करेगी तो वो पीपीएच होगा? नहीं, अप टू 6 to 12 वीक्स की रेंज हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, आप लोग आ गए हैं, आप लोग जाग रहे हैं, आप लोगों को समझ आ गया? तो अब इसकी कॉजेस क्या होती हैं? मैंने उस दिन बताया था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या थी? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, 8 होनी, डॉक्टर अक्सर छा गई, वेरी गुड, ठीक हो गया।
और ए टोनी का मैंने क्या कहा था कि एक चीज होती है जो ए टोनी कराती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, बड़ी बेसिक सी चीज है। ये तो हम कॉज में गिनते ही नहीं है। ए टोनी बड़ी एक कॉमन सी चीज है जो ए टोनी को बढ़ाती है या करवाती है, और हमें ये इसका ख्याल रखना होता है। ओवरफिल ब्ladder, वेरी गुड डॉक्टर महबूब। चलें जी, शाबाश। यही दोनों बच्चे हैं मेरे पास इस क्लास में जो सही आंसर देते हैं। मतलब बाकी भी देते हैं लेकिन ये लोग टाइम पे आंसर देते हैं। अच्छा, देखें। तो हमारे पास होते हैं 4 T's। ठीक है, 4 T's क्या होते हैं? टोन, टिश्यू, थ्रोम्बस, ट्रॉमा। ठीक है, ये बस ऐसे फजूल सा है 4 T's, बस ये ऐसे याद रखवाने के लिए कि आपको याद रहे। एमसीक्यूज में आपको 4 T's काम नहीं आएगा। ठीक है, आपको डिटेल करनी होगी। ठीक है, देखें। अब क्या होता है कि अगर सेकेंडरी पीपीएच हुआ है जो 24 आवर्स के बाद हुआ है, और 6 to 12 वीक्स तक मतलब वो होता है, उसकी रेंज है। तो वो होता है कि प्लेसेंटा शायद सही से नहीं निकाला, और प्लेसेंटा के थोड़े से बिट्स रह गए जिसकी वजह से यूट्रस बाद में सही से कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, और वो इंटरमिटेंट एटोनी में जा रहा है। लाइक शुरू में वो इतनी ज्यादा नहीं थी तो इतनी ब्लीड नहीं हुई, बाद में जब उसकी मतलब ये प्लेसेंटल बिट्स एक्यूमुलेट होते रहे तो मतलब आहिस्ता में क्लम्पिंग हो जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं सही से होने देंगे ये, तो दे वुड लीड टू एटोनी। ठीक है, और जब ये लाइक एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो ये एक चीज बनाएंगे, उसे हम प्लेसेंटल पॉलिप कहते हैं, क्योंकि मतलब कोई पॉलिप नहीं होती, बस ऐसे एक टर्म हम यूज करते हैं जो बाद में फिर ब्लीड करती है। ठीक है, अच्छा। एक और एस्टिमेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, 500 और 1000 ml वाली बात आपको याद रहेगी। दूसरी बात है कि वजाइनल वजाइनल पैड सोक हुआ है या नहीं। अगर वजाइनल पैड पार्शली सोक हुआ है तो वो है 30 to 50 ml का ब्लड लॉस। और अगर पूरी तरह से एक वजाइनल पैड सोक हुआ है, मतलब हम वजाइनल पैड से कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? तो वो कंप्लीटली सोक्ड वजाइनल पैड का मतलब होता है 100 ml का ब्लड लॉस। इसका मतलब है कि अगर किसी पेशेंट ये कह रही है कि 5 कंप्लीटली सोक्ड वजाइनल पैड्स का वो कह रही है, ठीक है, और विद इन 24 आवर्स ऑफ हर एसवीडी, ठीक है, और 5 है मतलब 500 ml, और अगर एक और होगा तो 6, तो मोर देन 500 ml, दिस इज प्राइमरी पीपीएच। ठीक है, आप मतलब एक एस्टिमेट लगा लेते हैं। अगर वो कह रही है कि उसका पूरा बेड सोक हो गया, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो 1000 to 1500 ml का ब्लड लॉस होता है तकरीबन, जिसमें पूरा बेड सोक हो जाता है, दैट इज ऑल्सो पीपीएच। ठीक है, सी सेक्शन और ट्विन में मैंने क्या बताया था कि कितने से ज्यादा का ब्लड लॉस पीपीएच है, अभी मैंने बताया सिजेरियन और ट्विन में। हाँ, चलें जी, वेरी गुड। डॉक्टर मुजम्मिल ने सबसे पहले आंसर दिया। चलें, शाबाश बच्चों, आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा जी, अब ज्यादा कॉमन कॉज है हमारी एटोनी, तो अब हम एटोनी को लेके चलेंगे, क्योंकि जो हमारा एल्गोरिथम होता है मैनेजमेंट का, उसमें आपको एटोनी का ही सिनेरियो दिया जाता है। सबसे पहले हमने कॉल पर हेल्प करना है, वही बात है कि बस मैं कॉल पर हेल्प ही आप लोगों को सिखाती रहती हूँ। फिर आपने जल्दी से उसको असेस करना है, उसके वाइटल्स, उसकी फ्लूइड लगाना है, फौरन से उसकी सारी लैब्स भेजनी है, लैब्स में हमने सब कुछ भेजना है। ठीक है, और कंप्लीट बेसलाइन, साथ में उसको कैथेटराइज करना है, वही ब्लाडर वाली बात, याद से कैथेटराइज करना है। सिर्फ कॉर्ड प्रोलैप्स है जिसमें आप ब्लाडर एम्प्टी नहीं करते, फिल करते, बाकी सब में ब्लाडर एम्प्टी करते हैं। फुल ब्लाडर से एटोनी हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपने, अच्छा देखिए, सिंपल सी बात है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखें, यूट्रस जो है वो रिलैक्स्ड है, सारे स्टेप्स आप करेंगे, इनिशियल रिससिटेशन, जो लैब्स वैब्स भेज दी, तो मतलब बेसिक है ना, वो तो पता होते हैं सबको। उसके बाद आपने मतलब उसको हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश की, ठीक है, बाय मैनुअल। एक फिस्ट अंदर लेके गए यूट्रस के, और एक एक आपने हैंड बाहर रखा और उसे कंप्रेस करने की कोशिश की हाथ से, अभी कुछ और नहीं आपने यूज किया। इसको हम बाय मैनुअल यूट्रीन टेम्पोनाट कहते हैं, या यूट्रीन मसाज की ऑप्शन होगी आपके पास। नहीं काम किया, साथ में आपने यूट्रोटॉनिक स्टार्ट करनी, यूट्रोटॉनिक से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है? ऑक्सीटोसिन,
ठीक है, मुझे बताएं, अभी मैं आपसे कह रही थी कि ये तो यूट्रस रिलैक्स है, अगर यूट्रस इन्वर्ट हो जाता है तब भी मैं उसको यूट्रोटॉनिक स्टार्ट कराऊंगी? हाँ, अगर यूट्रस इन्वर्ट हो जाता है तब भी मैं उसको यूट्रोटॉनिक स्टार्ट कराऊंगी? नहीं, तब मैं उसकी यूट्रोटॉनिक्स, एक सेकंड आपकी चैट खुल गई, तब मैं उसकी यूट्रोटॉनिक्स बंद करवा दूंगी अगर इन्वर्ट हो जाता है। यहाँ वो रिलैक्स हुआ हुआ एटोनी में पीपीएच में जा रहा है, मैं उसकी यूट्रोटॉनिक्स स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, अगर यूट्रोटॉनिक्स का भी असर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर यूट्रोटॉनिक्स का भी असर नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं जल्दी से देखूंगी कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि प्लेसेंटा का कोई पीस अंदर रह गया है और वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा, बिकॉज आरपीओसीज इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ एटोनी, राइट? तो उसके लिए मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं जल्दी से जो प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है मैं उसको देख लूँ कि वो पूरा डिलीवर हुआ है, उसको कोई पीस मिसिंग तो नहीं है कि अंदर ना रह गया हो। फिर मैं जल्दी से उसका जेनिटल ट्रैक देखूंगी, कहीं सर्वाइकल टीयर तो नहीं आ गया, कहीं पे टीयरिंग को वजाइनल टीयर लैसरेशन तो नहीं है। मतलब एटोनी के साथ साथ मैं ये दोनों चीजें मैं जल्दी से देख लूंगी, क्योंकि मैं बेसिक काम तो कर चुकी हूँ। ये काम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी इन्वेजिव नहीं है। मैंने बाय मैनुअल यूट्रिन मसाज किया हाथ से, मैंने उसको सेंटो, पहले ही उसको एक्टिव दिया तो मैंने उसको सेंटो चलवा दी, फिर मैंने जल्दी जल्दी प्लेसेंटा को देख लिया, उसके जनरल ट्रैक को देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी कि मैं यूट्रस के अंदर बलून डालूंगी ताकि अंदर से प्रेशर पड़े और वो यूट्रस की मायोमेट्रियम को कंप्रेस करे और वेजल्स कंप्रेस हो, वो ब्लीड ना करें। ठीक है, अच्छा, फिर भी काम नहीं किया अगर, तो फिर मैं सर्जरी करूंगी। सर्जिकल मेथड में पहले मैंने हाथ से कंप्रेस किया, कंप्रेशन देखिए आप, फिर मैंने अंदर टेम्पोनाट डाल के कंप्रेस किया, फिर मैं अब सूचर लगा के बी लिंच लगा के कंप्रेस करूंगी। नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, फिर अब मैं उसकी वेजल्स की लाइगेशन शुरू कर दूंगी। अब मैं, मेरा ऑप्शन है ओवेरियन आर्टरी को करूं, इंटरनल आइलेट को करूं, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा, फिर मैं हिस्टेरेक्टमी पे जाऊंगी, विच इज द लास्ट रिजॉर्ट कि आप उसके यूट्रस को निकाल दो कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम के स्टेप्स आपको जरूर पता होने चाहिए। देखें, बाय मैनुअल आपने मसाज किया, नहीं काम किया, क्या करेंगे? सबसे कॉल फॉर हेल्प और बेसिक्स करने के बाद मैंने यूट्रस को कंप्रेस किया हाथ से, नहीं काम हुआ, क्या करूंगी? साथ में मैं जल्दी से ड्रिप चलवा दूंगी सेंटो की। ठीक है, यूट्रोटॉनिक्स नहीं काम करी, यूट्रोटॉनिक्स, अब क्या करूंगी? ये दोनों चीजें बड़ी हार्मलेस है, ये तो कोई भी कर सकता है, एक हाउस ऑफिसर भी ये दो काम कर सकता है, ये बेसिक। हाँ, यूट्रोटॉनिक्स नहीं काम करी, नहीं वो हो रहा रिलैक्स, मैं जल्दी से देखूंगी कि कहीं प्लेसेंटा तो नहीं रह गया, प्लेसेंटा का कोई पार्ट तो नहीं रह गया, कोई लैसरेशन तो नहीं है। अब मैंने क्या करना है, देखें, आप बलून का कॉन्सेप्ट समझे, ये है यूट्रस, ठीक है, ये हुआ हुआ है रिलैक्स, मैंने अंदर जाके बलून टेम्पोना डाला, बलून देखें, बलून टेम्पोनाट हमारे पास इसोफिगल वेरिसेस जो होते थे ना, बाकरी बलून वहां यूज होता था, अगर आप लोगों को फाइनल ईयर की मेडिसिन याद हो तो हमने पढ़ा था बाकरी बलून डेविडसन में बना हुआ है। बाकरी बलून हम इसोफिगल वेरिसेस भी ब्लीड कर रहे होते थे तो हम बाकरी बलून यूज करते थे उनको करने के लिए। तो उसी तरह से बच्चों देखें, इधर भी हम बाकरी बाकरी बलून है तो बलून ना, हमें उसको अंदर जाके इन्फ्लेट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना, बलून को अंदर लेके जाके यहाँ पे जाके इन्फ्लेट करूंगी तो प्रेशर पड़ेगा इधर और इधर। अब ये प्रेशर बाहर से नहीं पड़ा लेकिन अंदर से पड़ा, लेकिन कर तो ये मायोमेट यूट्रस की लेयर को कंप्रेस ही कर रहा है ना। ठीक है, तो वेजल्स पे प्रेशर तो डाल है तो वेजल्स की ब्लीडिंग कम हो जाएगी। और फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं पेशेंट को ओपन करके सर्जिकल मेथड्स करूंगी। उसमें मैं क्या करूंगी, बी लेंस लगाऊंगी। बी लेंस में क्या होता है कि देखिए ये यूट्रस है ना, बी लेंस नहीं, कंप्रेशन सूचर कह रहे हैं, बी लेंस तो हम मतलब लगाते हैं ओटी में, उसका नाम मतलब बी लेंस है, डिफरेंट हमारे पास नाम है सूचर्स के, देखें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसने बी लेंस बनाया है ना, वैसे हमारे पास हर मेथड बड़े पुराने पुराने लोगों ने बनाया होता है ना, लेकिन ये जो क्रिस्टोफर बी लेंच है ना, इसका यूट्यूब पे चैनल है, मतलब इसने अपनी सर्जिकल टेक्निक यूट्यूब पे डाली हुई है और ये हम यूज कर रहे हैं, मतलब सो कूल ना, मतलब ये इतना न्यू है कि वरना ही इज ऑन यूट्यूब और इसने ये तरीका इन्वेंट किया। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये यूट्रस है, ठीक है, हमने क्या करना है कि एक
इधर से लाइक मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ठीक है, उसके ऊपर से हमने सूचर गुजारना, लाइक थ्रेड गुजारना है कि यूट्रस ऐसे साइडों से वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है। समझ आई बात? मतलब आप सोचो यूट्रस के बाहर आप बड़े बड़े स्टिचेस ले रहे हैं कि वो कंप्रेस हो जाए। जैसे आप लकड़ियों को रस्सी से बांध के नहीं जोड़ते, वैसे हम यूट्रस के बाहर ऐसे स्टिचेस ले रहे हैं कि वो कंप्रेस हो जाए, ठीक है। ऐसे वैसे ऐसे ऐसे कभी लेते नहीं है, मैं को वैसे समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नहीं हुआ। अब मैं डीवैस्कुलराइजेशन करूंगी, आर्टरीज की लाइगेशन करूंगी, फिर भी नहीं हुआ तो फिर मैं हिस्टेरेक्टमी करूंगी। अच्छा बच्चों, ये स्टेप्स आपको ओवरऑल समझ आ गए? ऑर्डर समझ आ गया? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कह देता है कि बी लेन से पहले हिस्टेरेक्टमी के ऑप्शन बच्चे पिक कर लेते हैं, या फिर वो कहते हैं चलो चलो सबसे पहले आर्टरी को लाइगेट कर लो। तो आपको सर्जरी में भी ऑप्शन पता होने चाहिए कि पहले कंप्रेशन सूचर, फिर सर्जिकल डीवैस्कुलराइजेशन, फिर हिस्टेरेक्टमी। चलें जी, ये एक मतलब पीपीएच का एल्गोरिथम अभी किया, अभी मैंने पीपीएच के आपके एमसीक्यूज नहीं डिस्कस किए, ठीक है।